जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के बीए पार्ट सेकंड के राजनीति विज्ञान के दूसरे प्रश्न पेपर के अंतर्गत जो प्रथम यूनिट है उसमें जो पाठ्यक्रम है उसमें अरस्तु के राजनीतिक विचारों पर आज अपन अरस्तु के जो नागरिकता संबंधी विचार है उस पर चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अपन जानते हैं कि किसी भी स्थान पर जब व्यक्ति रहता है तो उसको अपन अधिवास या निवास मानते हैं। जहाँ वह नागरिक रहता है या जो व्यक्ति रहता है वो उसका अधिवास है, लेकिन जब वो शासन कार्यों में सहभागिता करता है, शासन कार्यों में अपनी भागीदारी निभाता है, तब उसे हम नागरिकता की संज्ञा देते हैं। नागरिकता का जो विचार है वो यूनानी सभ्यता से उसको प्रारंभ माना जा सकता है और नागरिकता पर बात करने वाले प्रथम चिंतक के रूप में राजनीति विज्ञान के पिता में अरस्तु है। उन्होंने नागरिकता के बारे में व्यापक रूप से चर्चा की। अरस्तु मानते हैं कि वे सभी नागरिक जो शासन सत्ता में पूर्ण से भागीदारी का अधिकार है वे नागरिक कहलाते हैं। अरस्तु की नागरिकता केवल जो मास्टर है, मालिक है, उन्हीं के लिए हैं, लेकिन समाज के दूसरे जो वर्ग है, दास है, अधीनस्थ है, उनमें नागरिकता का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अरस्तु ये मानता है कि जो मास्टर है, मालिक हैं, वे ही सारे अधिकारों के उपभोक्ता हैं, वे ही अच्छे नागरिक हैं। अन्यों को किसी प्रकार की नागरिकता की बात नहीं कहते। लेकिन आधुनिक युग में जब हम नागरिकता की बात करते हैं तो आधुनिक युग में नागरिकता का अभिप्राय वह व्यक्ति है जो एक स्थान पर रहता है और मूलभूत अधिकारों का उपयोग करता है, वही नागरिक है, लेकिन वह विदेशियों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। वर्तमान युग में नागरिकता का तात्पर्य शासन में सहभागिता से है। एक मतदाता के रूप में, एक करदाता के रूप में अगर आप सदस्यता लेते हैं या उसका हम भाग लेते हैं तो उसको ही नागरिक मान लिया जाता है, जबकि अरस्तु इस प्रकार की नागरिकता का समर्थन नहीं करता। जहाँ तक नागरिकता का प्रश्न है, नागरिकता से जुड़े अन्य मुद्दे हैं, जिसमें सबसे पहली बात आती है जिनको हम R5 कहते हैं। फर्स्ट फॉर राइट्स या अधिकार, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात उत्तरदायित्व, तीसरा रिसोर्स अर्थात सोर्स, और फिर रिकॉग्नाइजेशन अर्थात मान्यता, और अंतिम रेजिडेंस यानी आवास। R5 जो है उसके आधार पर किसी भी नागरिक को नागरिकता के संबंध में निर्धारण करने में बड़े सूत्र हैं। अरस्तु के अनुसार जो व्यक्ति नगर राज्यों में निवास करते हैं, न्याय कार्यों में भाग लेता है, राज्य प्रशासन हेतु जनसभाओं में भाग लेता है, शिक्षित है, संपत्तिमान है, वह नागरिक कहलाएगा। विदेशी व्यापारी दास नागरिक नहीं हो सकते। राज्य से निर्वासित और मताधिकार से वंचित लोग भी नागरिकता की श्रेणी में नहीं आते। बच्चों और बूढ़ों को नागरिकों की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। और अरस्तु ये भी मानते हैं कि अंगीकृत नागरिक जो सम्मान की दृष्टि से कुछ को नागरिकता प्रदान कर दी जाती है, अरस्तु के अनुसार ये भी नागरिकता नहीं है। यानी अंगीकृत जो नागरिक है उसकी नागरिकता को भी अरस्तु स्वीकार नहीं करते। अरस्तु ये भी कहते हैं कि जिनके माता पिता किसी अन्य राज्य के नागरिक हैं, उसी राज्य और किसी व्यक्ति ने उस राज्य में जन्म लिया लेकिन माता पिता उस राज्य से नहीं है, तो अरस्तु के अनुसार उसको भी नागरिकता नहीं दी जा सकती। इस प्रकार अरस्तु नागरिकता के संबंध में बात कहता है कि शासन करने और शासित होने की क्षमता जिनमें हो वो नागरिक है, भौतिक और आर्थिक चिंताओं से मुक्त हो वो नागरिक है, कारीगर और मजदूर नागरिक नहीं हो सकते, स्त्री नागरिक नहीं हो सकते। और उसने ये माना कि शासन कार्यों में भाग लेने वाले जो लोग हैं केवल वे ही नागरिक हो सकते हैं। इसके साथ साथ अरस्तु इस बात को भी कहते हैं कि अच्छा नागरिक कौन है। अरस्तु के मत अनुसार सद्गुणी व्यक्ति ही अच्छा नागरिक है, और उसके साथ वह नागरिक अच्छा वह है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व को निभाए। उसके साथ जो नागरिक है उसमें नैतिकता होनी चाहिए, उसमें दयालुता की भावना होनी चाहिए, सद्भावना और संयोग हो, विवेकशील हो, श्रेष्ठ हो, शाश्वत गुणों से परिपूर्ण हो, बुद्धिमत्ता और विवेक संपन्न व्यक्ति ही नागरिक हो सकता है। जब हम नागरिकता की बात कहते हैं तो यूनान के अंदर प्लेटो और अरस्तु दोनों ने नागरिकता की चर्चा करते हुए जो बात कही है उसको अपन देखा जाए तो प्लेटो और अरस्तु की नागरिकता दो भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हैं। प्लेटो ये मानते हैं कि आवास करने वाले सभी व्यक्ति नागरिक है,
जबकि अरस्तु ये नहीं मानते कि सभी व्यक्ति नागरिक हो सकते हैं। अरस्तु के अनुसार उन्हीं व्यक्तियों को नागरिक माना जा सकता है जो शासन कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। प्लेटो जो है वो नागरिकता की परिभाषा करते समय वैज्ञानिकता और उसके साथ सैद्धांतिकता पर बल देता है। उसके स्थान पर अरस्तु कहता है कि इसके लिए व्यवहारिकता जरूरी है, वास्तविकता जरूरी है। इसके साथ प्लेटो ने नागरिकता की कोई सुस्पष्ट परिभाषा नहीं की। नागरिकता किन आधारों पर दी जा सकती है, क्या सिद्धांत हो सकते हैं, इस बात को भी ज़्यादा बल नहीं दिया। इसके स्थान पर स्पष्ट रूप से अरस्तु ने नागरिकता की परिभाषा दी, उनके तत्वों की समीक्षा की, और इसके साथ साथ जो प्लेटो है वो शासन और शासित का भेद नहीं कर पाया। इस प्रकार का किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, जबकि जो अरस्तु है वो शासन करने वालों और शासित होने वालों के बीच में भेद करता है, और वो कहता है कि शासित होने वाले व्यक्तियों को नागरिकता नहीं दी जा सकती, केवल शासकों को ही नागरिकता दी जा सकती है। इसके साथ जो प्लेटो का मानना है कि इस संबंध में प्लेटो बिल्कुल मौन है कि स्त्रियों को नागरिक माना जाए अथवा नहीं, जबकि अरस्तु जो है वो स्त्रियों को नागरिकता नहीं देते और खुले रूप में खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि स्त्री कभी भी नागरिक नहीं हो सकती क्योंकि वो विवेकशील नहीं है, मजदूर कभी भी नागरिक नहीं हो सकते क्योंकि वो विवेकशील नहीं है, दास कभी भी नागरिक नहीं हो सकते क्योंकि वो विवेकशील नहीं है। इस प्रकार प्लेटो के शिष्य अरस्तु होने के बावजूद भी अरस्तु की नागरिकता का सिद्धांत एक स्पष्ट सिद्धांत है, जबकि प्लेटो का नागरिकता का सिद्धांत कोई स्पष्ट सिद्धांत नहीं है। जहाँ तक प्लेटो के जो नागरिकता का सिद्धांत है वो इतना अधिक लोकप्रिय नहीं हुआ, जबकि अरस्तु का नागरिकता का सिद्धांत सैद्धांतिक रूप से प्रथम सिद्धांत माना जा सकता है। अब अपन देखते हैं कि जो अरस्तु ने नागरिकता की बात कही है वो आलोच्य है, उसके कुछ बिंदुओं के आधार पर अपना आलोचना भी कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि अरस्तु की नागरिकता एक संकुचित अवधारणा है और उसमें केवल मास्टर के लिए बात कही गई है, जबकि समाज में बहुत सारे दूसरे वर्ग है उसके संबंध में अरस्तु नागरिकता से उनको वंचित करता है। और ये बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है कि एक राजनीति विज्ञान का पिता में वैज्ञानिक होने के साथ ही वो नागरिकता के संबंध में उसका ये सोच इस प्रकार के संकुचित दृष्टिकोण को इंगित करता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अरस्तु की नागरिकता का सिद्धांत कहीं पर लागू नहीं होता, और जो श्रम करने वाला वर्ग है उसको तो अरस्तु नागरिकता की श्रेणी में ही नहीं रख सकता। वो कहता है कि व्यापारी नागरिक नहीं हो सकते, दास नागरिक नहीं हो सकते, मजदूर नागरिक नहीं हो सकते, बच्चे नागरिक नहीं हो सकते, वर्ग जो है वो नागरिक नहीं हो सकते। इससे ऐसा लगता है कि अरस्तु का नागरिकता का दृष्टिकोण कितना संकुचित था। इसके साथ साथ बहुसंख्यक वर्ग की अरस्तु ने अवहेलना की है, जो कि बड़े राज्यों में उसके नागरिकता का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता। अरस्तु गुटबंदी नागरिकता के माध्यम से गुटबंदी को बढ़ावा देता है, इसके साथ धनिक तंत्र को भी बढ़ावा मिलता है। अरस्तु की सबसे बड़ी बात यह है कि वो कर्तव्यों पर अत्यधिक बल देता है और अवकाश और आलस्य को भी बढ़ावा देने की बात कहता है। उसमें वो कहता है कि केवल मालिक ही जो है नागरिक हो सकते हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार किसी भी स्थिति में लागू नहीं किए जा सकते। हाँ, तत्कालीन यूनान के अंदर अपन ये मान सकते हैं कि ये उनका एक क्रांतिकारी सिद्धांत था, लेकिन आधुनिक युग के अंदर इस नागरिकता के सिद्धांत को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सकता।